तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 9th के परमाणु एवं अणु के अभ्यास इसका क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है। 0.24 ग्राम ऑक्सीजन एवं बोरान युक्त यौगिक के नमूने में विश्लेषण द्वारा यह पाया गया कि उसमें 0.096 बोरान एवं 0.144 ग्राम ऑक्सीजन है। उस यौगिक का प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप में परिकलन कीजिए। कहने का मतलब आपको भारात्मक रूप में परिकलन करना है, यानी कि टोटल में जितना इसका टोटल है, मतलब ऑक्सीजन और बोरान का टोटल भार जितना है, उसमें आपको बताना कि बोरान का भार कितना प्रतिशत है। तो चलिए इसे हम आपको करके दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पर 0.24 ऑक्सीजन और बोरान युक्त यौगिक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है। तो हम यहीं से लिखते हैं ऑक्सीजन एवं बोरान का द्रव्यमान कितना है भाई, 0.24 ग्राम है। ठीक है ना। ऐसे ही अलग अलग से दे रखा है यहाँ पर आपको बोरान ठीक है, का द्रव्यमान बराबर 0.096 ग्राम दे रखा है। ऐसे ही दे रखा है ऑक्सीजन का द्रव्यमान बराबर 0.144 ग्राम। अब हमें देखना है अलग अलग से सबका प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप परिकलित करना है। ठीक है ना। तो पहले हम लोग बोरान का कर लेते हैं। किसका? बोरान का। ठीक, तो देखिए लिखेंगे बोरान का प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप बराबर टोटल लिखेंगे। टोटल कहने का मतलब ऑक्सीजन और बोरान का कितना द्रव्यमान है, 0.24। ठीक है। अब उसमें बोरान कितना है, बोरान उसमें 0.096 ग्राम। अब इसको इंटू 100 करके परसेंट लगा देंगे, क्योंकि हमें परसेंट में बदलना है। तो गुणा करके 100 और अब परसेंट लगा देते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपको दिख रहा होगा थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पर इस तरीके से लिखिए, बोरान का प्रतिशत संगठन का भारात्मक रूप और 0.096 बोरान का द्रव्यमान हो गया और टोटल द्रव्यमान 0.24 है। ठीक है, और मल्टीप्लाई में 100 अपने मन से लगाना है और परसेंट अपने मन से लगाना है। ठीक है, ये दोनों अपने से लगाना है। अब इसे सॉल्यूशन करके आपको दिखाते हैं, सॉल्व करते हैं यहाँ पर हम। तो देखिएगा यहाँ डबल पॉइंट्स है, मतलब यहाँ पर 2 डिजिट पे पॉइंट लगा है, यहाँ पर 3 डिजिट पे। तो ये पॉइंट्स यहाँ जाएंगे। ठीक है, 2 डिजिट इधर, तो 2 डिजिट इसके भी पॉइंट यहाँ चले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 9.6 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पर पॉइंट इसके क्या हो जाएंगे, जब इधर चले जाएंगे तो हट जाएंगे, इंटू में 100%। ठीक है, यहाँ तक कैलकुलेशन समझ में आई। अब देखिए इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे एक डिजिट, मतलब एक जीरो इसके साथ और लग जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई में 100%। ये कैलकुलेशन होती है, ध्यान दीजिएगा। 0 0 से कैंसिल हो गई। अब देखिए 24 के टेबल में, 24 के टेबल में 96 कितनी बार में आता है, तो लगभग 4 बार में आता है। तो 4 से 4 बार में चला जाएगा ये। ठीक है, 96 और 1 बार में, और 1 तो लिखेंगे नहीं। अब 4 और इस 10 का गुणा करा देंगे तो 40%। कितना हो जाएगा, 40%। यानी बोरान का जो प्रतिशत संगठन है वो कितना परसेंट है, 40%। अब हम
डायरेक्टली यहाँ पर बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का जो परसेंटेज होगा, जब बोरान 40% है तो ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा, 60% होगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए ऑक्सीजन का इसको करने की जरूरत नहीं तो ऑक्सीजन वाला भी ऐसे ही कर लेंगे। ऑक्सीजन का ये जो देख सकते हैं, ऑक्सीजन का ये वाला ऊपर लेंगे और टोटल 0.24 नीचे लेंगे, मल्टीप्लाई 100 करेंगे और फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे तो इसका भी आ जाएगा, ऑक्सीजन वाला भी आपका 60% आ जाएगा। लेकिन अब जब हमें एक पता चल चुका है कि 40% है तो दूसरा हमारा 60% होगा। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। टोटल 100% होता है हर एक चीज़, तो इसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का प्रतिशत संघटन का भारात्मक रूप बराबर 60%, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार से सॉल्व करना था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। 3 ग्राम कार्बन और 8 ग्राम ऑक्सीजन में जल 11 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निर्मित करता है। कुल मिला के 11 ग्राम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जब 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे, पहले 3 ग्राम और 8 ग्राम कर रहे थे, कार्बन को 3 ग्राम, कार्बन को 8 ग्राम ऑक्सीजन में मतलब जलकर 11 ग्राम ये बन रहा था, ठीक है। और ये 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन में जलाएंगे तो अब कितना बन जाएगा, 53 ग्राम बन जाएगा, यही ना बनेगा। तो कितने ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होगा, तो 53 हो जाएगा, अभी हम लोग बोल देंगे। लेकिन आगे बोल रहा है आपका उत्तर रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होगा। तो ये रासायनिक संयोजन के किस नियम पर आधारित होता है, रासायनिक संयोजन के द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार यही बातें हुई थी ना कि जितना आप अभिकारक लेंगे उतना ही आपका उत्पाद भी बनेगा। तो उस नियम के अनुसार ये हम लोग करेंगे, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। और तो इससे हम लोग देखते हैं, हम यहाँ पर बताएंगे, पहले ही बता देते हैं इस क्वेश्चन में कि ये जो हम किसके अनुसार लगाएंगे, किस नियम के अनुसार। तो बोलेंगे द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। किसके अनुसार हम लोग ये सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। कितने ग्राम यहाँ पर है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर 3 ग्राम क्या है आपका कार्बन है और 50 ग्राम ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 ग्राम कार्बन को 50 ग्राम ऑक्सीजन के साथ जलाने पर प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा तो कितनी हो जाएगी, 3 + 50 मिला के 53 ग्राम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे नेक्स्ट और भी क्वेश्चन हैं उनको समझने की प्रयास करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन देखिए यहाँ पर लिखा है बहुपरमाणुक आयन क्या होते हैं और उसके उदाहरण दीजिए। तो बहुपरमाणुक आयन ये थ्योरी है, थ्योरी को आप इसमें से कवर कर सकते हैं। किसे कहते हैं, इसमें एक से अधिक अगर मतलब ये किसी तत्व के 2-3 अणु हैं
मतलब अणु कहने का मतलब जैसे कार्बन है, कार्बन एक प्रकार का बहुपरमाणुक है, ठीक है, क्योंकि उसके पास 4 बॉन्ड होते हैं। ऐसे ही सल्फर है, ऐसे ही बहुत सारे तत्व हैं जिनके पास बहुत से जो है 2 से ज़्यादा क्या हैं आयन होते हैं। तो उदाहरण में तो आपको मैंने बता ही दिया, सल्फर वगैरह हैं, इसको आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पर लिखा है कि निम्नलिखित के रासायनिक सूत्र लिखिए। तो रासायनिक सूत्र अभी आगे हमने लिखवाया था, लेकिन इसको भी हम क्या करेंगे, आपको कवर करके देंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इसका रासायनिक सूत्र किस प्रकार से बनाएंगे। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो रासायनिक सूत्र बनाना है, तो पहले हमें मैग्नीशियम का प्रतीक लिखना होगा Mg, ठीक है। और फिर उसके बाद हमें इसका आयन लिखना होगा, ठीक है। तो कितना होता है इसका, 2 होता है, जिसे संयोजकता भी बोलते हैं हम लोग, तो इसकी संयोजकता 2 है। ऐसे क्लोराइड मतलब क्लोरीन Cl हो जाएगा यहाँ पर, और इसकी जो संयोजकता होती है माइनस की 1 होती है, इसकी प्लस की 2 होती है, इसकी माइनस की 1 होती है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग क्रॉस करेंगे, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, तो Mg हो जाएगा इसका सूत्र जो बनेगा इसका, इस तरीके से पिछली क्लास में मैंने सिखाया आपको। Mg बन जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो इसका Cl2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से मैग्नीशियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बन जाएगा। तो एक एक क्वेश्चन को करके हम लोग सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिएगा कैल्शियम क्लोराइड का कैसे बनाया जाएगा। तो कैल्शियम का Ca होता है प्रतीक, ठीक है, और इसका जो संयोजकता होती है वो 2 होती है, प्लस आयन, और क्लोराइड का होता है Cl, और यहाँ पर देख सकते हैं माइनस आयन होता है। अगेन हम लोग इसका सूत्र बनाएंगे तो क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है, कर देते हैं। तो यहाँ पर बनेगा आपका Ca, और ये आपका बनेगा Cl, और ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका सूत्र हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। तो इसका देखिएगा कॉपर नाइट्रेट का, तो कॉपर का प्रतीक Cu और नाइट्रेट का NO3, ठीक है। इसके ऊपर होता है प्लस का 1 आयन, ठीक है, और इसके ऊपर माइनस में 1 आयन होता है। दोनों का क्रॉस कराएंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, सूत्र इसका यहाँ पर Cu, ठीक है, और ये बनेगा NO3, ठीक है। तो CuNO3 इसका क्या हो जाएगा, कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला हो जाएगा, ठीक है। एक और बचा है, उसको लेते हैं। तो देखो दोस्तों, एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या फार्मूला बनेगा। एल्युमिनियम का Al हो जाएगा, अब क्लोराइड का क्या हो जाएगा Cl, ठीक है। एल्युमिनियम की संयोजकता हो जाएगी 3 प्लस आयन, और इसकी 1 माइनस आयन, ठीक है। क्रॉस कराते हैं सबका, देखिए क्या बनेगा सूत्र में। सूत्र आपका बन जाएगा यहाँ पर Al, ठीक है, Al हो जाएगा, और ये आपका Cl3, तो AlCl3 तो एल्युमिनियम क्लोराइड का हो गया। अगेन इसको देखते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। तो कैल्शियम का फार्मूला क्या होता है, Ca, और कार्बोनेट का CO3, ठीक है, CaCO3 होता है इसका फार्मूला। अब कैल्शियम का यहाँ पर देखते हैं तो कितना बनता है, 2 प्लस आयन इसका होता है, और इसका भी कार्बोनेट का भी 2 माइनस आयन होता है। दोनों का क्रॉस कराते हैं तो क्या बनने वाला है सूत्र में, सूत्र में बनेगा आपका, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ठीक है, हाँ प्रॉपर है। तो Ca यहाँ पर 2 बनेगा, और CO3 ऑलरेडी पहले से, तो क्लोज करके इसे इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2, बट ये सही नहीं है, ठीक है। आपको बताया जाता है कि जब दोनों सेम टू सेम यहाँ पर हों नंबर्स आए, दोनों के संयोजकता सेम हो, तो इस नंबर्स को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं। तो क्या बनेगा CaCO3, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा CaCO3। इसे राइट लेते हैं, इसको नहीं लेते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो आगे के और क्वेश्चंस को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं।
तो अगले क्वेश्चन को 5 नंबर क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित यौगिकों में विद्यमान तत्वों का नाम दीजिए। इनमें बुझा हुआ चूना में कौन कौन से तत्व हैं, हाइड्रोजन ब्रोमाइड में कौन कौन से तत्व हैं, ये हमें बताने हैं। और भी 2 क्वेश्चन हैं उनको भी देखेंगे, ठीक है। तो देखिए इसे, बुझा हुआ चूना का रासायनिक जो नाम होता है, रासायनिक नाम जब तक हमें नहीं पता होगा तब तक हम इसमें नहीं बता पाएंगे कि कौन कौन से तत्व इसमें विद्यमान होते हैं। इसका रासायनिक नाम हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, और इसका सूत्र हो जाएगा आपका रासायनिक सूत्र CaO। तो अब आप देख सकते हैं कि इसमें विद्यमान तत्वों का नाम, विद्यमान तत्वों का नाम, तो इसे यौगिक बोलते थे, यहाँ लिख देंगे यौगिक, यहाँ लिख देंगे यौगिक में विद्यमान तत्वों का नाम, ठीक है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं बुझा हुआ चूना में विद्यमान तत्वों का नाम, ठीक है। तो कौन कौन से हो गए, कैल्शियम, और ये हो गया कामा ऑक्सीजन। चलिए, तो इतनी बातें आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चंस को हम लेते हैं और उसे समझाते हैं। ये पहला हो गया आपका, दूसरा लेते हैं। दूसरे में साफ साफ पता ही चल रहा है कि कौन कौन से तत्व उसमें विद्यमान है। देख सकते हैं इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड लिखा है, यानी हाइड्रोजन और ब्रोमीन, ठीक है ना। हाइड्रोजन और ब्रोमीन, हाइड्रोजन का H और ब्रोमीन का Br, ठीक है ना। तो इसे आप लिख लीजिएगा, ये सरल क्वेश्चन है और मैं उसके आगे वाले क्वेश्चन को समझाता हूँ। तो इसमें देखिए बेकिंग पाउडर यानी खाने वाला सोडा में कौन कौन से तत्व विद्यमान है, तो इसे मैं समझाता हूँ। तो देखिएगा इसका जो रासायनिक नाम होता है, रासायनिक नाम, इसको बोला जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ठीक है ना, कार्बोनेट। तो इसका जो सूत्र होता है, रासायनिक सूत्र, वो बनता है NaHCO3। तो आप इसमें देख सकते हैं विद्यमान तत्वों के नाम, विद्यमान तत्वों के नाम तो कौन कौन से हो जा रहे हैं। एक आपका सोडियम हो जा रहा है, सोडियम कामा, एक हाइड्रोजन, और एक आपका बच रहा है यहाँ पर कार्बन, और कौन सा दिख रहा है, एक आपको दिख रहा है कि नहीं आपको, ठीक है, एक आपको दिख रहा है ऑक्सीजन यहाँ पर। तो इसमें विद्यमान तत्वों की संख्या 4 है, ठीक है। तो इसके नीचे एक और है, उसको डिस्कस करते हैं। तो पोटेशियम सल्फेट को देखिएगा, पोटेशियम सल्फेट का फार्मूला होता है K2SO4, पोटेशियम सल्फेट। तो पोटेशियम सल्फेट में 3 यहाँ पर भी आपको तत्व देखने को मिलेंगे। तो चलिए मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो इसके रासायनिक सूत्र देखिएगा, इसका जो रासायनिक सूत्र होगा पोटेशियम सल्फेट यानी K2SO4। तो इसमें आप उपस्थित तत्वों को देख सकते हैं। तो उपस्थित जो तत्व हैं, तत्व यहाँ लिख देता हूँ मैं, सिर्फ कौन कौन सा है, ये पोटेशियम हो जाएगा, पोटेशियम और सल्फर हो जाएगा, ठीक है, और एक आपका हो जाएगा ऑक्सीजन, ठीक है ना। ये आपके यहाँ तक कंप्लीट हो गए और आप यहाँ पर बच गए हैं 6 क्वेश्चन, जिसमें आपको मोलर द्रव्यमान का परिकलन करना है। तो इसके लिए कल एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें आपको समझाया जाएगा किस प्रकार से इनके मोलर द्रव्यमान
निकालनी है। तो बाकी और चीज़ें मैंने समझा दी हैं। मूल द्रव्यमान निकालना भी बता रखा है, अगर आप चाहेंगे तो इसको निकाल सकते हैं और कल इस पर बातें होंगी। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करना तो ना भूलें, क्योंकि इतनी मेहनत का तो थोड़ा सा एक फल मिलना ही चाहिए।